नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो जा रहा हूं आपको, जो आपका आरआरबीज है उसको एक तरह से डेवलप करने की सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, बात कर रही है। और साथ ही साथ आरआरबीज को डेवलप किस तरह किया जाए और डेवलप क्यों किया जाए, ये तमाम तरह के क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा आपको। पर उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की। तो जुलाई की जो मीटिंग हुई थी आपका फाइनेंशियल मीटिंग, उसमें निर्मला सीतारमन जी के द्वारा एक मीटिंग रखा गया था और मीटिंग में स्पेशली जो आरआरबीज को ही टारगेट करने की बात कही गई थी। उनके द्वारा ये कहा गया कि क्यों ना हम लोग आरआरबी को भी क्या करें, डिजिटलाइज करें। यानी आपका जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में काम करते हैं, उनको डिजिटलाइजेशन करने की बात कही गई इस मीटिंग के अंदर में। ठीक है साहब, तो ये तो हो गई न्यूज़। साथ ही साथ कल जो न्यूज़ में आया वहाँ पे तो उस बात को कवर ही किया गया कि डिजिटलाइजेशन भी करना चाहिए, ताकि हम इसलिए डिजिटलाइजेशन करें ताकि जो एमएसएमई है साथियों, यानी आपका मध्यम सॉरी मुझे हिंदी में याद नहीं आ रही है अभी। तो आपका स्मॉल मीडियम एंड जो आपका माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है, उनको कहीं ना कहीं डेवलप करने की बात की जाती है, क्योंकि बेसिकली जो आपका रूरल बैंक्स हैं वो इन्हीं सेक्टर्स को लोन देते हैं। ठीक है साहब, तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड इशू। तो आपका द इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ था कि जो गवर्नमेंट ने है वो आरआरबी से बोली है कि प्लीज़ आप जाकर डिजिटाइजेशन के ऊपर मूव कीजिए और एमएसएमई को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोन दीजिए, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के द्वारा जो जुलाई में मीटिंग हुआ था उसमें ये बात सामने निकल के आई थी। तो डिजिटाइजेशन का मूव का मतलब क्या हुआ साथियों, जैसे आप सारे बैंकिंग आज ऑनलाइन हो रहे हैं, आप घर बैठे अपना अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तमाम तरह के काम कर सकते हैं। जैसे एसबीआई हो गया या फिर एचडीएफसी हो गया, ये तमाम तरह की बैंकिंग क्या है, ऑनलाइन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है। तो उस केस में साथियों, जैसे पहले आपको एफडी करना था तो आपको एफडी करने के लिए बैंक जाना पड़ता था, लेकिन आप घर बैठे ही अपना कुछ अमाउंट निकाल के एफडी की ओर ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके लिए आपको बैंक आने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए साथियों, यह सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है कि हम जो रीजनल रूरल बैंक्स है उनके अंदर में भी क्या लाएं, डिजिटलाइजेशन लाएं, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए। सस्टेनेबल फाइनेंशियल, सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है साथियों, जब आप फाइनेंशियली कोई सेक्टर सस्टेनेबल होती है तो उसमें जो एनपीए होता है या फिर तमाम तरह की चीज़ें होती हैं जिससे बैंक को कल को नुकसान हो सकता है, उससे कहीं ना कहीं बैंक बच जाती है। ठीक है साहब, तो क्या है रूरल बैंक्स। तो रूरल बैंक्स की शुरुआत साथियों जब बैंकिंग सेक्टर भारत में शुरू हुआ था तभी उसके साथ ही हो गई थी। इनका बेसिकली जो फोकस होता है वो एग्रो सेक्टर और एमएसएमई पे होता है। यानी बहुत बड़े लोग को लोन नहीं देते हैं, जैसे बहुत बड़े उद्योगपति हैं उनको लोन नहीं देते, ये छोटे लोगों को लोन देते हैं, जैसे किसान हो गया, इस तरह लोगों को लोन देते हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, फिर कोई जिनका बहुत ही स्मॉल सेक्टर पे काम चल रहा है या फिर कोई मीडियम इंटरप्राइजेस पे काम कर रहा है, तो उस केस में सेक्टर्स में ये लोन देते हैं। यानी ये छोटे आदमी सब पे विश्वास करते हैं, बड़े आदमी पे नहीं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा चलाया गया बैंक है और सरकार का ही इसमें मोटो था कि हम अगर छोटे सेक्टर्स पे फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से भी डेवलपमेंट सामने निकल के आएगा। तो भारत में कुल 14,000 से ज़्यादा बैंक खुल चुके हैं अब। जो एसबीआई है साथियों, एसबीआई सबसे बड़ा रूरल बैंकिंग है जो अपना सेक्टर्स खोल के बैठा है। याद रखना, रूरल बैंकिंग जो सेक्टर्स होते हैं साथियों, ये एक तरह की सब्सिडरी कंपनी होती है। जैसे एसबीआई है तो एसबीआई के कोई रूरल बैंक्स काम कर रहे होंगे भारत के अंदर में, तो ये बेसिकली रिमोट एरिया में काम करते हैं। रिमोट एरिया मतलब जो आप जाओगे गांव कस्बों में तो वहां पे ये काम करते हैं, ये शहर के अंदर में काम नहीं करते हैं। तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड है, नबार्ड है, ये तमाम तरह के बैंक है जो भारत के अंदर में रूरल बैंक काम करते हैं। तो रूरल बैंक कुछ नहीं साथियों, एक रीजनल रूरल बैंकिंग एक्ट के अंदर में से बनाया गया था 1976 के अंदर में, जो रूरल एरियाज में क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करता है। क्रेडिट किसको, जैसे फार्मर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, आर्टिसियंस हो गया, स्मॉल इंटरप्राइजेस हो गया, इन सबको लोन देता है। लोन क्यों देता है साथियों, लोन देने का इसका पर्पस एक ही होता है, ताकि वो डेवलप कर सके एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, इन सारे चीज़ों में डेवलप कर सके। माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी सी खांसी हो रखी है।
तो उद्देश्य क्या साथियों, उद्देश्य मैंने बता ही दिया कि इनका मेनली फोकस होता है ऋण प्रोवाइड करना, ऋण यानी लोन प्रोवाइड करना मार्जिनल फार्मर्स को। मार्जिनल फार्मर्स कौन होते हैं साथियों, बहुत ही छोटे फार्मर्स, यानी जिनके पास 1 एकड़ से भी कम की जमीन होती है, उनको हम मार्जिनल फार्मर्स या स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। उनको लोन देना, फिर एग्रीकल्चर लेबर को लोन देना, आर्टिशियंस को लोन देना, स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देना, ताकि उनका डेवलप हो। इसका मतलब समझिए कि जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनको बस लोन देना इनका काम होता है। ठीक है साहब। उसके बाद ये रूरल पीपल्स को प्रोत्साहन देता है कि आप आइए, अपनी मनी को हमारे पास जमा कीजिए, सेव कीजिए, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तमाम तरह की चीज़ों को फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही साथ अगर हम छोटे लोगों को इसमें जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारे अंदर जो लिक्विडेशन नहीं बोल सकते, लिक्विडिटी, हाँ लिक्विडिटी जो है वो फ्लो करेगी इकोनॉमी के अंदर में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। क्योंकि अगर व्यापार जल्दी लोन देंगे तो लोन से क्या, जैसे हमने क्या दिया, हमने दिया इन्वेस्टमेंट से हुआ प्रोडक्शन से हुआ एम्प्लॉयमेंट, तो ये चीज़ें होंगी, एम्प्लॉयमेंट से होगा इनकम। तो आप जानते हो इकोनॉमिक साइकिल अपना, तो उससे तमाम तरह के फायदे होंगे। तो ये तमाम फायदे हैं, ऑब्जेक्टिव्स है, आप इन्हें याद रखिएगा क्योंकि आपको मेंस एग्जाम के अंदर में इसी तरह डिटेल में लिखना है। तो भारत के अंदर में भी करंट स्ट्रक्चर क्या चल रहा है आरआरबीज का, तो 50% इसमें गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप कर रखा है, फिर 35% इसमें स्पॉन्सरिंग बैंकिंग कर रही हैं और 15% स्टेट बैंकिंग कर रही हैं। तो कुल मिला के इतना बजट इसमें लग रहा है। और इसी तरह तीनों तरह के 3 आदमी इसमें इन्वॉल्व है। कौन कौन से, पहले सेंट्रल बैंक, स्टेट गवर्नमेंट भी है, और स्पॉन्सर बैंक जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया, ये सब स्पॉन्सर्स बैंक है 35%। अब आप पूछोगे कि सर ये बताओ SBI इसमें क्यों आ गया या फिर HDFC क्यों आएगा। इसलिए आएगा साथियों, क्योंकि ये बात ध्यान से सुनिएगा, एक बैंकिंग का एक नियम होता है, उस नियम को आपको उतना पढ़ने का डिटेल नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ क्योंकि आपको इससे क्लियर होगा कि स्पॉन्सर बैंक क्यों आ रहे हैं इसमें। सरकार और केंद्र सरकार तो, राज्य सरकार तो शामिल होती है कोई स्कीम में, लेकिन इसमें स्पॉन्सर बैंकिंग क्यों आ रहे हैं। स्पॉन्सर बैंकिंग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर लोग अपना 100 रुपया उठा के, मैंने मान के चलिए किसी बैंक को 100 रुपया मिला, तो ये 100 रुपये में ना RBI के द्वारा ये रूल बनाया गया है कि आप जो है ना 40 रुपये स्मॉल सेक्टर या वीकर सेक्शंस को ही दीजिएगा, जैसे फार्मर हो गए, इन सब को ही दीजिएगा। ये 40 रुपये आप किसी और को नहीं दे सकते। आप पूरा 100 रुपीज़ किसी भी ऐसे बड़े उद्योगपति को नहीं दे सकते और अपना मुनाफा कमाने के लिए इनको इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए RBI के द्वारा ही रूल बनाया गया है कि जो 40 रुपये है, यानी 100 रुपये का 40 रुपये यानी 40% आपको देना ही पड़ेगा स्मॉल सेक्टर के अंदर में। दैट्स वाई इसमें जो है साथियों SBI और HDFC आ रहे हैं। तो ये भी एक तरह का सरकार का ही नियम है, इसलिए वे आ रहे हैं। तो अभी देख रहे हैं हम लोग लगातार साथियों RRB जो है बढ़ते जा रहा है, अपने स्टाफ्स बढ़ा रहा है, ब्रांचेस बढ़ा रहा है, इसने बहुत सारे लोन जमा किए हैं, बहुत सारे डिपॉजिट ले चुका है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो RRB बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और अच्छा दिख रहा है हमें। लेकिन साथियों अभी प्रॉब्लम क्या आया, प्रॉब्लम ये आया कि इस रिपोर्ट के द्वारा ये सजेशन दिया गया उस मीटिंग में कि इन्हें हमें क्या करना है, डिजिटलाइजेशन बढ़ाना है इनका, मतलब ये डिजिटल की ओर बढ़े। अभी भी इनका काम पेन पेपर वाला ही चल रहा है, तो ये डिजिटल की तरफ बढ़े, इंटरनेट बैंकिंग से वापस जाएं। साथ ही साथ अपना क्रेडिट बेस को ना थोड़ा एक्सपेंड करें, क्योंकि आर्थिक मंदी चल रही है, इकोनॉमी खराब हो चुका है कोविड के बाद से। तो उस तरह में जो MSME बहुत ही लार्ज परफॉर्मिंग सेक्टर है हमारे यहाँ, उनको ग्रोथ कराने के लिए ना कहीं साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बैंकों का ग्रोथ होना। ठीक है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन देना। कोर बैंकिंग सोल्यूशन एक तरह का समझिए कि जितने भी रूरल बैंक्स होते हैं उनका एक ही ब्रांच के अंदर में सारा ब्रांचेस मतलब इंटरकनेक्टेड होते हैं, और उन्हीं के अनुसार कोई भी जैसे मीटिंग हुआ या कोई भी चीज़ डिसीजन लेना हो, जैसे इंटरनेट सेवा की डिसीजन लेना हो, इंटरनेट बैंकिंग की, तो वो उस तरफ नेक्स्ट मूव ले सकें और सारे ब्रांचेस में एक साथ लागू कर सकें। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है कि पोस्ट पैंडेमिक के बाद हम किसी तरह RRBs को बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ ले जाएं, ताकि हमारा इकोनॉमी स्पीडली रिकवर हो, ब्रांच को एक दूसरे से जोड़ सकें, ताकि इससे जो डिसीजन लेने में है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो क्या है MSME साथियों, MSME के मैंने आपको बता दिया कि RRBs के बारे में बता दिया, अब मैं MSME के बारे में बता रहा हूँ। तो MSME कुछ नहीं साथियों, MSME में 3 फेज में उसको डिवाइड किया गया है। पहले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। इसमें जो तरह का इन्वेस्टमेंट है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना का इन्वेस्टमेंट है, और सर्विस सेक्टर में इतना का इन्वेस्टमेंट है। अगर इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो MSME में नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने 5 इनिशिएटिव लिए हैं MSME को लेके: एक्सेस टू द मार्केट, सेंस ऑफ सिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू द क्रेडिट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। एक्सेस टू द क्रेडिट में ही RRBs की बात की जा रही है। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा 7 स्कीम चलाए जा रहे हैं MSME के लिए,
ये आप जाके देख सकते हैं। योजना सीरीज के अंदर में मैंने बता रखी है एमएसएमई को लेकर बहुत सारी योजना, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम हो गया और तरह तरह की स्कीम्स जो है साथियों चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा, ताकि ये जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट ये सब मैंने पढ़ा रखा है योजना सीरीज के अंदर में, तो प्लीज़ जाके देखिए, वहाँ पे आपको बहुत हेल्प होगा। तो छोटी सी टॉपिक थी साथियों, मैंने कवर अप कर दिया। बेसिकली मेरा मुद्दा था आपको आरआरबी के बारे में बताना और एमएसएमई क्या होता है ये बारे में बताना, क्योंकि ये तो साथियों एक्चुअल थिंग हो गया जो कांस्टेंट रहेगा। और करेंट अफेयर में ये कवर हो गया कि आरआरबी को डिजिटलाइजेशन और क्रेडिट प्रोवाइड करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जुलाई में मीटिंग किया गया। उसी मीटिंग को इस बार कवर अप किया गया है कि हाँ आप मीटिंग बैठाओ और इसके ऊपर में जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन के ऊपर जाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा एनपीए क्रिएट होगा या कुछ भी ऐसा होगा तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो आशा करता हूँ साथियों आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आ गई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। तो आपको क्या करना है, अब आपका काम क्या है साथियों, आपका काम है कि चैलेंजेस लगाना, क्योंकि आरआरबीज को लेकर ना बहुत सारे चैलेंजेस है। जैसे मैं बताता हूँ कि एक तो पहली बात, ये ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो इनके पास एक्सेस अच्छा नहीं होता कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी अभी आप जाओगे ना रिमोट एरिया में तो नेट डेवलप नहीं है, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स है। तो हम इंटरनेट सेवा अडॉप्ट करके करेंगे क्या, सवाल क्यों, क्योंकि साथियों कि इंटरनेट सेवा करने से भी पहले हमें इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए। वो काम तो आरआरबी नहीं करेगी, वो तो जो सिम कंपनी बेच रही है वो करेगी ये काम। तो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें एक्सटर्नल इफेक्ट्स के कारण रुक रही हैं। तो ये सब चैलेंजेस आपको बताना है कि आरआरबी को कौन कौन सा चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। दूसरी बात, इनका काम है गवर्नमेंट की स्कीम को प्रमोट करना, तो प्रॉफिट इनका मुद्दा है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है साथियों, चैलेंजेस बहुत सारे हैं, तो आप प्लीज़ चैलेंजेस लिखिए 250 वर्ड्स में अंदर में। और आरआरबीज के बारे में मैंने बता दिया, आपको बता दिया एमएसएमई के बारे में। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को आप फिर से रीस्टार्ट करके देख सकते हैं। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं, आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा। चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दया ज्ञान, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।